आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात के कुछ 12 बज रहे होंगे। नितिन के कमरे से कुछ आवाजें उसकी माँ को सुनाई दी। नितिन, तुम क्या कर रहे हो? उसकी माँ ने बाहर से आवाज देते हुए पूछा। एकाएक अंदर की सभी चीजों को इधर उधर गिरने की आवाजें आने लगी। उसकी माँ ने तुरंत अंदर जाकर देखा तो नितिन ने कमरे के सारे सामान इधर उधर गिरा और कुछ चीजें तोड़ भी दी हैं और वो दीवार पर चिपक कर बैठा है। वो पूरी तरह से कांप रहा है। वो पूरी तरह से पसीने में भींगा हुआ था। क्या हुआ बेटा? उसकी माँ परेशान होकर पूछी। उसने वहीं सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा, माँ 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 वो मुझे मार देगा माँ। पर कौन कौन मार देगा बेटा? एकाएक वो बेहोश हो गया और कमरे की लाइट अपने आप ही बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। एक भयानक सी चीखने की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी, मानो कोई दानव चिल्ला रहा हो। उसकी माँ किसी तरह कमरे से बाहर गई और एक चार्जर लाइट लेकर अंदर आई तो अंदर का नज़ारा देख वो हिल गई। अंदर आकर देखा तो नितिन कमरे के ऊपर दीवार पर उल्टा होकर भयानक हंसी हंसते हुए उकड़ू मारकर बैठा है। ये देख उसकी माँ रोने लगी और चिल्लाते हुए बोली, ऐसा क्यों कर रहा है बेटा? तभी पीछे से उसकी माँ को एक धक्का लगा और उनका सर वहीं टेबल से टकरा गया और वो वहीं बेहोश हो गई। और नितिन भयानक आवाज में बोल उठा, मैं अब आजाद हूं शैतान, तेरा भोग मैं लगाऊंगा। आवाज सुनकर पास ही के कमरे में सोया नितिन का छोटा भाई गोलू वहां आ गया। माँ के नीचे गिरा देख वो उन्हें उठाने लगा। तभी उसने देखा उसके बड़े भाई का चेहरा बहुत ही भयानक और अजीब सा हो गया है और वो उसे ही घूर रहा है। वो चिल्लाते हुए कमरे से बाहर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए भागा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। तभी एकाएक वो नीचे गिरा और वहीं जम सा गया, मानो किसी ने उसे जकड़ सा लिया हो। फिर नितिन उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। वो उसके पास आकर भयानक आवाज में हंसने लगा। भैया 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 आपको क्या हुआ है? वो हांफते हांफते बोला। उसे ये नहीं पता था कि उसका बड़ा भाई अब भाई नहीं बल्कि एक शैतानी आत्मा का शरीर बन चुका था। नितिन ने उसे सूंघते हुए कहा, वाह वाह शैतान, ये भेंट तुझे खुश कर देगी। वो गोलू को पकड़कर वहीं पास ही में बांध दिया और ना जाने क्या मंत्र पढ़ने लगा और किचन से चाकू लाकर वहीं बैठ गया। फिर ना जाने कहां से कई प्रकार के रंग वाले सिंदूर वहां अपने आप ही आ गए और कई सारे हड्डियां भी। वो सिर घुमा घुमा कर मंत्र पढ़ने लगा। गोलू चिल्लाए जा रहा था पर शायद उसकी आवाज किसी के कानों में नहीं जा रहे थे। फिर नितिन बोला, शैतान शैतान ये भेंट स्वीकार कर। ये कहकर उसने गोलू का गला काट दिया। गोलू छटपटाते हुए खून से लथपथ होकर कुछ ही देर में शांत हो गया। ये देख नितिन हंसे जा रहा था। कहीं उसके अंदर समाये शैतान की आत्मा शायद हंस रहे थे। फिर वो बोला, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं और भेंट के लिए। फिर वो ना जाने क्या बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गया। अगली सुबह जब उसकी माँ को होश आया तो वो बाहर आकर देखी तो वो वहीं रोते हुए बैठ गई। उसके सामने उसके छोटे बेटे का शरीर पड़ा हुआ था जिसका गला कटा हुआ था और चारों तरफ खून ही खून।
वो चिल्लाते और रोते हुए नितिन को पुकारने लगी। जब कोई आवाज नहीं आई तो वो रोते हुए बाहर गई। आस पड़ोस वाले ये देख और उसके साथ आए और अंदर देखा तो उनके भी होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया। कुछ ही देर में पुलिस आ चुकी थी और गोलू के शरीर को ले जा रहे थे। उसकी माँ रोते रोते अबोध हो चुकी थी और बार बार ये कह रहे थे कि उसके बड़े बेटे ने ही उसे मारा है, इसलिए वो गायब है। विनय, जो कि नितिन का दोस्त था, वहीं पास ही में रहता था। ये सूचना जानकर वो वहां आया। वो सोच रहा था कि नितिन ऐसा क्यों करेगा। वो तो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता था और नितिन कोई छोटा लड़का नहीं बल्कि 21 साल का कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का था। विनय ने ये जब उसकी माँ से पूछा तो वो रोते हुए बोली कि परसों से ही वो कुछ अलग तरीके का व्यवहार कर रहा था। कभी एकाएक हंसता तो कभी रोने लगता और दिन भर वो कमरे में अकेला बैठा रहता। पर कल वो कुछ ज्यादा ही भयानक सा हो गया था, मानो उसके अंदर कोई शैतानी शक्ति आ गई हो जो उसकी आंखों में साफ दिख रही थी। उसी ने गोलू की हत्या की। फिर पुलिस पूछताछ करने लगी और गोलू के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। उसकी मां ने बताया कि वो परसों से ऐसी हरकतें कर रहा है। उसी के एक दिन पहले ही तो नितिन, विनय और उसके दोस्त उत्तराखंड के नैनीताल के पहाड़ों से घूम कर आए थे। विनय ने ये सोचा कि लौटते वक्त भी तो वो अजीब सी हरकतें कर रहा था और वो मंदिर पर घटी घटना जिसने उन्हें डरा कर रख दिया। विनय ने फोन कर सभी दोस्तों को बताया कि नितिन ने अपने छोटे भाई की हत्या कर दी है और वो गायब है। तो सारे दोस्त बोले, मुझे तो मंदिर से ही कुछ अलग सा लग रहा था, वो उसे कुछ मंदिर में ही हुआ है जरूर। इस घटना के 10 दिन पहले नितिन, विनय, शुभम और विशाल चारों बहुत खुश थे क्योंकि वो सब उत्तराखंड घूमने जा रहे थे। उन सब का ग्रेजुएशन पूरा हुआ था और फिर इस ट्रिप का प्लान किया गया। तभी शुभम बोला, भाई मैंने तो कुछ गर्म कपड़े ले लिए हैं, वहाँ बहुत ठंड पड़ती है। इस पर विनय बोला, भाई हमें भी पता है। कुछ घंटों के बाद ट्रेन से उत्तराखंड के प्रकृति की छटा के नज़ारे दिखाने लगी। फिर वो सब नैनीताल पहुंचे। रात हो चुकी थी तो जल्दी से एक होटल में रुक गए। अगले दिन भरपूर नैनीताल का मजा लिया और वहाँ जितना हो सके उतना घूमा। उतना ही कम लग रहा था। नितिन पहाड़ों की फ़ोटो खींचना चाहता था और कई प्राकृतिक चीज़ों के लिए भी वो चारों पहाड़ों के लिए चल दिए। फिर उन्होंने कोई भी गाइड नहीं लिया। अक्सर लोग पहाड़ों पर घूमने के लिए एक गाइड का सहारा ज़रूर लेते हैं। पहाड़ पर घूमते हुए वो एक छोटे से गांव के ऊपर थे जिसमें 10-12 घर थे। वहाँ पहाड़ से गांव बहुत ही शानदार लग रहा था। शाम हो चली थी पर वो बेफिक्र होकर अभी भी घूम रहे थे। पास ही एक छोटा पेड़ों का जंगल सा था। वो चारों उस ओर चल दिए। बाहर से जितना कम जंगल दिख रहा था, अंदर से कुछ ज्यादा ही घना था। फिर उन्हें एक काला और बहुत ही पुराना सा एक घर दिखा, पर पास जाकर ठीक से देखा तो वो एक मंदिर था, पर बहुत ही पुराना। उस पर कुछ अच्छी कलाकृतियां भी बनी हुई थी, पर अंदर तक एकदम गंदा और झाड़ियों से घिरा हुआ था, मानो 100 सालों से पहले इसे खोला ही ना गया हो। शाम अब रात में बदलने वाली थी और अंधेरे ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया था। तभी विनय ने कहा, भाई चलो यार लौटो, चलते हैं, रात हो गई है। पर नितिन और विशाल का मन उस मंदिर के अंदर जाने को कर रहा था। तभी नितिन बोला, चलो यार अंदर से देखते हैं कि अंदर से ये मंदिर कैसा है। तो इस पर विशाल बोला, हाँ चलो, क्या पता अंदर लाखों का खजाना हो और हमारा ही इंतज़ार कर रहा हो।
कुछ हाँ और ना के बाद वो चारों अंदर जाने के लिए तैयार हो गए। मोबाइल के फ्लैश लाइट को जलाकर देखा तो वहाँ बड़ी काली माता का मंदिर दिखा और मंदिर का छोटा दरवाज़ा एक ताले से बंद था, जिस पर एक पोटली बंधी हुई थी और एक बड़ा त्रिशूल बांधा गया था, मानो कोई जादू टोना किया हो। पर किसी मंदिर में कोई जादू टोने का सामान कैसे हो सकता है? विनय बोल उठा, यार ताला भी लगा हुआ है, अब क्या करेंगे, इसे तोड़ेंगे? छोड़ो भाई, चलो चलते हैं। पर नितिन ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उस पर जोर से दे मारा और 2 बार में ही वो ताला टूटकर दूर जाकर गिरा। शाबाश दोस्त, शुभम ने उसकी पीठ ठोकते हुए कहा। त्रिशूल को खोलकर वहीं रखकर धक्का देकर दरवाजे को खोला। जैसे ही मंदिर का दरवाज़ा खुला, एक चीख की आवाज़ हवा में उन चारों को छूती हुई निकल गई। ये चीख सुन उन्हें कुछ डर तो लगा, पर नितिन बोला, यार कोई जानवर जंगल में चिल्ला रहा होगा, डरपोक हो तुम लोग। बाहर से मंदिर छोटा दिख रहा था, पर अंदर काफ़ी लंबा और बड़ा था। दीवार मकड़ी के जालों और कालेपन से भरे हुए थे। चारों तरफ अंदर ही अंदर दीवारों पर मोबाइल के टॉर्च से देखा तो वहाँ के दृश्य भयानक थे, मानो किसी ने खून से देवी देवताओं का अपमान किया हो। ऐसा दृश्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वहाँ ओम, जो कि हिंदू धर्म का एक पवित्र चिन्ह है, उसे उल्टा लिखा गया था और उसे काटा गया था, और एक देवता का सिर कटा हुआ था और एक देवी की अतड़ियों को काटकर नीचे गिरते हुए दिखाया गया था, मानो किसी ने इसे अभी अभी खून से बनाया है। वो इतनी अच्छी तरीके से बना हुआ था कि इस बार देखकर एक बार तो समझ में ही आ सकता था कि वो देवी देवताओं का अपमान किया गया था। तभी विशाल बोल पड़ा, किस कुत्ते ने यह बनाया होगा साला? नितिन भी चिंते भरे आवाज में बोला, पता नहीं कौन बनाया होगा। फिर वो मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे। वहां का दृश्य देख तो और भी ज्यादा भयानक था। वहां चारों तरफ कई हड्डियां रखी हुई थी और मूर्ति की जगह पर एक शरीर के हड्डियों का ढांचा लटकाया गया था और उसकी पूजा की गई थी। और वहीं पास ही में एक काले साए को देवते के खाते हुए बनाया गया था। ये सब देखकर लग रहा था कि ये कोई मंदिर नहीं, मानो बुरी शैतानों का घर हो। पर बाहर तो बड़ी काली माता का मंदिर दिख रहा था, पर अंदर ऐसा क्यों? उन चारों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर एकाएक वो जगह एक भयानक चीख से गूंज उठी और चारों ओर से कई चमगादड़ उड़ने लगे। अब यहाँ रुकना ठीक नहीं था। वो बाहर निकलने लगे। विनय, विशाल और शुभम तो बाहर की तरफ जाने लगे, पर नितिन वहीं खड़े होकर होठों पर मुस्कान लिए एकटक उस पूजा किए गए हड्डी के ढांचे को देखे जा रहा था। तीनों ने उसे बुलाया, पर वो मानो कुछ सुन ही नहीं रहा था। तभी शुभम चिल्लाया, नितिन चल यार, अब क्या तुझे यह सब मजाक लग रहा है क्या? पर वो टस से मस नहीं हुआ, वो बस उसे घूरे ही जा रहा था। विनय ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचा। नितिन ने गुस्से से विनय को देखा और लाल आंख करते हुए उसे एक तरफ धक्का दिया और फिर से घूरने लगा। धक्के से विनय नीचे जा गिरा। उठकर उसने गुस्से से कहा, ठीक है तुम मर यहीं पर। इतना कहा ही था कि नितिन वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। ये देख वो तीनों घबरा गए। उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, फिर भी वो नहीं उठा। उन तीनों ने उठाकर उसे बाहर लेकर आए। तभी उन्हें ऐसा लगा मानो कोई उनके पीछे खड़ा होकर गुस्से में गुर्रा रहा हो, पर अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखा। मोबाइल के टॉर्च से देखा तो पीछे कोई नहीं था। एकाएक किसी ने विशाल के पैरों से पकड़कर खींचा और मुंह के बल गिरा दिया और पीछे की तरफ खींच कर चला गया।
विशाल डर के मारे चिल्लाने लगा और फिर जल्दी से उठकर भागा। नितिन को कंधे पर उठाकर वो लोग बाहर आने लगे तो देखा गेट तो बाहर से बंद है, पर विशाल और शुभम ने तो गेट पर जोर से धक्का मारा जिससे वो खुल गया। फिर चारों तरफ से बहुत तेज हवाएं चलने लगी और मानो उन्हें मंदिर के अंदर की तरफ ही वो हवाएं ठेल रही हो। विनय ने वहां पड़े त्रिशूल को उठा लिया। जैसे ही त्रिशूल उठाया सब कुछ एकदम शांत हो गया। वहीं गेट के पास त्रिशूल फेंक नितिन को कंधे पर उठाकर वो तीनों मोबाइल का टॉर्च चलाकर अंधेरे में भागे और फिर पहाड़ की तरफ एकाएक नितिन को होश आया। ये देख उनकी जान में जान आई। होश में आते ही नितिन भारी आवाज में बोला, हम सब वहां से चले क्यों आए? तो इस पर विनय बोला, साले तुमको फिर से जाना है क्या? जिसके बाद वो लोग जैसे तैसे नितिन को वापस होटल लेकर आए और उस रात के बाद से नितिन का व्यवहार बदल गया। वो कुछ खोया खोया सा रहने लगा। कभी अचानक हंसने लग जाता तो कभी रोने लग जाता। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि नितिन के साथ क्या हो रहा था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। बरसात का मौसम मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। वैसे भी बहुत ज़्यादा कीचड़ होता है और गीला गीला बारिश मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मगर उस रात मेरी मजबूरी थी। मैं कार लेकर उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़े जा रहा था। बारिश बहुत तेज थी, इतनी तेज कि सामने का कुछ भी साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ बारिश की मोटी मोटी बूंदों के अलावा। मैं जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था उस रास्ते पर मेरे अलावा और कोई गाड़ी या फिर और कोई शख्स नज़र नहीं आ रहा था। ना ही कोई दुकान थी, ना ही कोई घर। रास्ते के दोनों तरफ सिर्फ घना जंगल। मैं पहले कभी भी ऐसे रास्ते पर नहीं गया था। उस रास्ते पर कुछ तो अजीब सा था। मुझे एक अजीब सी बेचैनी सी महसूस हो रही थी। ऊपर से बारिश और बादल गरजने की आवाज़ बीच बीच में मुझे एकदम से चौंका दे रहे थे। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कार की छत पर कुछ धड़ाम से आकर गिरा हो। मैंने एकदम से कार रोक दी। मैं सोचने लगा कि इतनी रात गए, अचानक से इस तरह कार के छत से आवाज़ आई कैसे? आखिर क्या ही गिरा होगा छत के ऊपर? पहले तो मैंने सोचा कि मैं गाड़ी को वापस से आगे बढ़ा लूं, मगर फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया। मैं छाता लेकर गाड़ी से बाहर निकला और कार की छत की तरफ देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। मगर कार की छत थोड़ी सी चपटी सी हो गई थी। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अगर छत पर कुछ गिरा ही नहीं तो फिर कार का रूफ इस तरीके से चपटा कैसे हो गया? खैर, मुझे वहाँ कुछ अच्छा नहीं लगा तो मैं जल्दी से कार में बैठ गया, छाता बंद किया और वापस से गाड़ी लेकर आगे बढ़ने लगा। अभी मैं गाड़ी लेकर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी। मैंने उन आवाज़ों को गौर से सुना तो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई फुसफुसा रहा हो। वो आवाज़ कार के अंदर से ही आ रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। कार में तो मेरे अलावा कोई है ही नहीं, तो फिर यह फुसफुसाहट की आवाज़ कैसी? अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी मेरी नज़र कार के रियर व्यू मिरर पर गई तो वहाँ मैंने जो देखा वो देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि एक शख्स मेरी कार की पिछली सीट पर बैठा हुआ था। उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी और चेहरा ऐसे जैसे कि गाड़ी के नीचे आकर कुचला हुआ हो।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आखिर यह शख्स मेरी कार में आया कैसे। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, मगर मैं इतना ज़रूर जानता था कि अगर मैंने कार रोकी या फिर मैंने पीछे पलटकर अचानक से देख भी लिया तो भी मेरी जान को खतरा है। तो मेरे लिए यही अच्छा रहेगा कि मैं इस आदमी को कैसे भी कर नज़रअंदाज करूं और कार लेकर आगे बढ़ता रहूं जब तक कि वो आदमी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। जिस वजह से मैं कार लेकर वापस से आगे बढ़ने लगा। मैं कार चलाता रहा और बस चलाता रहा। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे, मगर पीछे पलटकर देखने की मेरी हिम्मत नहीं हो रहे थे। वो शख्स मेरे पीछे बैठा एकटक मुझे ही घूरे जा रहा था और मैं बीच बीच में तिरछी नज़र से रियर व्यू मिरर पर देख ले रहा था। कुछ दूर जाने के बाद अचानक से कार रुकी और फिर कार के पीछे साइड का दरवाज़ा खुला और वो शख्स कार से नीचे उतरा। कार से नीचे उतरते हुए मैंने बाहर के शीशे से उसे देखा तो जैसे ही वो कार से नीचे उतरा वो जैसे गायब सा हो गया, जैसे हवा में धुआं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने तुरंत कार स्टार्ट किया और वहाँ उस रास्ते से निकल गया। आज तक मुझे ये समझ नहीं आया कि आखिर वो सब था क्या और वो सब मेरे साथ क्यों हुआ। खैर, तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।